नमस्कार। रूट्स टू रूट्स विरसा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुस्तफ़ा हुसैन आपके साथ हूँ। आज आपको ताल के 10 प्राण के बारे में बताऊंगा, जो कि संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में कहा है, ताल स्थल प्रस्थायामिति धतोर्घर्णी स्मृता गीतम वादम नृत्यतम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। संगीत में ताल का प्रयोग प्रतिष्ठा के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ है आधार प्रदान करना। संगीत की संपूर्ण व्यवस्था का संपादन ताल द्वारा ही संभव होता है। इसलिए भरत मुनि ने ताल की महत्ता को स्पष्ट करते हुए गायक तथा वादक दोनों के लिए ताल का ज्ञाता होना आवश्यक बताया है। यस्तु तालम न जानाति न सगाता न सा वादका। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि गायक और वादक दोनों के लिए ताल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कालो मार्ग क्रियांगानी ग्रह जाति कला लया यति प्रस्तार कश्चेति ताल प्राणा 10 स्मृता। यानी ताल के जो 10 प्राण हैं, ताल के सर्जक तत्व के रूप में ताल के 10 प्राणों का निरूपण किया गया है। संगीत मकरंद में इसका प्रमाण स्पष्ट करते हुए काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, यति और प्रस्तार का उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा ताल को संपूर्णता प्राप्त होती है। तो इन 10 ताल के प्राणों का जानकारी होना अति आवश्यक है। संगीत में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है। और जो हमारे पूर्वज, गुरु, उस्ताद, इन सब लोगों ने इसको अपने साथ साधा है। तो ताल के 10 प्राण की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक संपूर्ण तबला वादक हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आपके वादन में होता है और इसका निर्वाह करना बहुत ज़रूरी है। पहला है काल। संगीत में काल किसे कहते हैं? साधारणतः काल का अर्थ है समय। संगीत में लगने वाले समय की विभिन्न मात्राओं द्वारा निबद्ध करके ताल की रचना की जाती है। तो समय जो है वो ताल को प्रदर्शित करता है। 10 प्राण में, ताल के 10 प्राण में पहला काल है, जो संगीत में लगने वाले समय की विभिन्न मात्राओं द्वारा निबद्ध करके ताल की रचना की जाती है। अतः काल ताल रचना का मुख्य तत्व है। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने सूक्ष्म से स्थूल काल खंडों की परिकल्पना क्षण, लव, काष्ठा, निमेष, कला, त्रुटि या अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत के 3 मात्राओं के बराबर माना है। प्लुत के रूप में करते हुए इनसे अनुद्रुत या विराम को चौथाई मात्रा, द्रुत को आधी मात्रा, प्लुत को 3 मात्राओं के बराबर माना गया है। यह भी उल्लेख है कि 100 कमल पत्रों को एक साथ रखकर सुई से भेदने में जितना समय लगता है वही एक क्षण है। इसी को आधार मानकर क्षण, लव, काष्ठा, निमेष, कला, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु को प्लुत को निर्धारित किया गया है। ये है काल, समय। तो आप समझ लीजिए कि मात्राओं को कैसे और उसके समय को कैसे मापा गया है कि 100 कमल पत्रों को एक साथ रखकर और सुई से जो भेदने के टाइम को ही जो है वो काल माना गया है। उसमें कई चीज़ें आती हैं, जिसमें काष्ठा, निमेष, कला
अनुद्रुत, द्रुत, लय, लघु, गुरु और प्लुत को निर्धारित किया गया है। इसको हम काल कहते हैं। तो ये तो ताल के 10 प्राणों में पहला जो है वो प्राण है। इसी प्रकार काल के बाद दूसरा आता है मार्ग। मार्ग का अर्थ है रास्ता, पथ। हम कहते हैं ना कि इस मार्ग से जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस पथ से जाइए तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार ताल तक पहुँचने के लिए काल, समय को निश्चित करने के बाद मार्ग का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस मार्ग पे चलें। रीति या प्रणाली जिससे ताल प्रदर्शित किया जाए, किसी निर्दिष्ट मार्ग से चलना अर्थात ताल में किसी निर्दिष्ट विधि के अनुसार काल प्रमाणों का प्रयोग करना ही मार्ग है। प्राचीन भारतीय संगीत में गुरु काल प्रमाण की कला माना गया है और कला के 3 विशिष्ट विधि से प्रयोग को मार्ग कहा गया है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब ऐसे ग्रंथों में है जो बड़े बड़े ऋषियों ने इसको निर्धारित किया है। जैसे भरत के नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने, संगीत रत्नाकर में सारंग देव जी ने, संगीत मकरंद में नारद जी ने। तो इस प्रकार ये जो भी मैं बता रहा हूँ वही शास्त्र है। और जो हम बजाते हैं शास्त्रीय संगीत, इन शास्त्रों के बिना अधूरा है। अगर इसके नियम को ना माने तो शास्त्रीयता भंग होती है। तो इससे इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं बता चुका कि प्राचीन भारतीय संगीत में गुरु काल प्रमाण की कला माना गया है और कला के 3 विशिष्ट विधि से प्रयोग को मार्ग कहा गया है। भरत के नाट्य शास्त्र में चित्र, वृत्त, वार्तिक और दक्षिण नामक 3 मार्ग बताए गए हैं, जिनके अनुसार कला अर्थात गुरु का व्यवहार चित्र मार्ग में 2 मात्राओं, वार्तिक मार्ग में 4 मात्राओं और ध्रुव नामक एक अन्य मार्ग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कला की 1 मात्रा बताई गई है। अगर इन सारी चीज़ों का हम ध्यान कर करके और अपनी शिक्षा शुरू करते हैं तो शिक्षा संपूर्ण होती है और तब आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाते हैं और यही चीज़ें आगे हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, जनमानस तक। और अब तो भारतीय संगीत का वर्चस्व विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ विधा माना गया है, संगीत विद्या। अब इसमें ध्रुव मार्ग, चित्र मार्ग, वार्तिक मार्ग, दक्षिण मार्ग, इन सभी मार्गों की प्रधान ताल के पद परिवर्तन में है। प्राचीन काल में मार्ग तालों में इनका प्रयोग होता था। प्राचीन काल में इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके ही हमारे पूर्वज गुरु लोग इसका प्रयोग कर करके और संगीत को साधा है। काल के बाद मैंने आपको मार्ग बताया। अब इसमें आता है क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना, किसी कार्य को करना। जैसे हम तबला बजाते हैं तो वो एक क्रिया है। इसी प्रकार हाथ से ताल दिखलाने की विधि को क्रिया कहते हैं। जब हम ताल को बताते हैं कि ये इतने मात्राओं का ताल है, इसमें इतने खंड हैं, इसमें इतनी मात्राएं हैं, और उसको हाथ से गिनते हैं, तो इस विधि को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार हैं इसके क्रिया के। सशब्द क्रिया अर्थात ध्वनि युक्त, जिसमें साउंड उत्पन्न होता हो। निशब्द क्रिया अर्थात ध्वनि विहीन, जिसमें साउंड नहीं होता है। जिस क्रिया से कोई ध्वनि उत्पन्न हो ऐसी क्रिया को हम सशब्द क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे हम निशब्द क्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार हैं क्रिया में। इसका दूसरा नाम पात और कला भी है। सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया का दूसरा नाम पात और कला भी है। ताल के प्रत्यक्ष प्रयोग में हाथ से ताली देकर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे सशब्द क्रिया, और हाथ को हिलाकर केवल संकेत द्वारा बिना ध्वनि के
जो क्रिया की जाती है उसे निशब्द क्रिया कहते हैं। यानी हम जब ऐसे ताली मारे और जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ये सशब्द क्रिया है। ताली मार के जिससे ध्वनि उत्पन्न की जाए, यानी दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे ऊपर उठा करके आघात करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम सशब्द क्रिया कहते हैं। और हाथ को हिलाकर केवल संकेत द्वारा बिना ध्वनि के जो किया जाए उसे निशब्द क्रिया कहते हैं। यानी कि या तो हम हाथ को बाहर हिलाते हैं या फिर हम मन में ही मात्राओं को गिन लेते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। जैसे अगर 3 ताल में हम ताली दे रहे हैं तो इसमें सशब्द क्रिया जो है वो 3 बार आती है, यानी 3 ताली होती है। 3 ताल में ये 16 मात्राओं का एक ताल है जिसको हम 3 ताल कहते हैं। इसके 4 विभाग हैं, 4 खंड हैं। उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि खंड कैसे बनता है। शास्त्रों में शब्द और निशब्द क्रिया के निम्न 4 प्रकारों का भी उल्लेख किया जाता है। शब्द क्रिया के भेद होते हैं। जैसे धुरवा कहते हैं चुटकी बजाने को। अगर हम ऐसे चुटकी बजा करके कोई ताल दे रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4, तो ये क्रिया जो है धुरवा कहलाती है। शाम्या, दाहिने हाथ से आघात करने को शाम्या कहते हैं, यानी कि इस प्रकार ये शाम्या कहलाता है, जो कि सशब्द क्रिया के भेद हैं। ये मैं जो भी बता रहा हूँ, ये चुटकी बजाने से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये जो हम चुटकी बजा रहे हैं ये भी सशब्द क्रिया का एक भेद है जिसको हम धुरवा कहते हैं। और इसके दूसरे भेद को शाम्या कहते हैं, यानी कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे इस प्रकार आघात करके जो साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, ये इस प्रकार, इसको हम शाम्या कहते हैं। ये भी सशब्द क्रिया का भेद है। बाएं हाथ को भी उठाकर अगर हम ताल देते हैं, आघात करते हैं, तो इसको ताल बताया गया है। ताल, अगर कोई बाएं हाथ से ऐसे इस प्रकार ताल बताता है तो इसको ताल कहा गया है। ये सशब्द क्रिया का तीसरा भेद है। और चौथा है सन्निपात। दोनों हाथों से एक साथ आघात को सन्निपात कहा गया है। इस प्रकार जैसे किसी को हम बुलाते हैं या बताते हैं इस प्रकार। तो ये सारे क्रियाएं सशब्द क्रिया के भेद हैं 4। आप अगर इनको याद कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में अगर ताल के 10 प्राण की विशेषता बताने को कहा जाए तो आप बहुत ही सरलता से बता सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने ज्ञान को बता सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं अपने वादन में। निशब्द क्रिया के भेद: एक, आवाप, हाथ को ऊपर उठाकर इंगलियों को सिकोड़ना, यानी 1 2 3 4, इसको आवाप कहा गया। ये निशब्द क्रिया है। जब हम हाथ को उठा के अगर जैसे ताली दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब निशब्द क्रिया जाता है खाली, जब हम हवा में हाथ को दिखाते हैं 9, और उंगलियों को जब मोड़ के गिनते हैं 10 11 12, फिर ये 13 14 15 16, तो ये जो हाथ को ऊपर की ओर उठा करके उंगलियों को मोड़ के जो हम गिनते हैं इसको आवाप कहते हैं। ये निशब्द क्रिया में आता है, यानी कि उंगलियों के मोड़ कर गिनने की प्रक्रिया को आवाप कहते हैं। ये निशब्द क्रिया में आता है। दूसरा है निष्काम, हथेली को नीचे की ओर करके उंगलियों को फैलाने की क्रिया को, यानी उंगली ऐसे फैलता है। जब हम हाथ को इस प्रकार से दिखाते हैं तो ये उंगलियां सीधी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे मुड़ती नहीं है। हम खाली ऐसे नहीं मुट्ठी से दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी हथेली खोलनी पड़ेगी, यानी कि धा 3। तो ये निष्काम
कहलाता है। तीसरा है विक्षेप। हथेली ऊपर करके उंगलियों को फैलाकर दाहिने ओर हाथ ले जाने को विक्षेप कहते हैं, यानी कि हम अपने दाहिने तरफ, ना कि बाईं तरफ, अपनी दाहिनी तरफ हाथ को हमेशा दिखाते हैं जब खाली दिखाते हैं। निशब्द क्रिया में आता है ये इसका तीसरा भेद है। और चौथा है प्रवेशक। हथेली को नीचे करके उंगलियों को सिकोड़ना। अगर हम नीचे करके उंगलियों को ऐसे सिकोड़ के गिन रहे हैं तो इसको प्रवेशक कहा गया है। उत्तर भारतीय संगीत में आज इन क्रियाओं का प्रचार नहीं है। यहाँ केवल ताली और खाली का प्रयोग सशब्द और निशब्द क्रियाओं के लिए होता है, परंतु दक्षिण भारतीय संगीत में इन समस्त क्रियाओं का प्रयोग आज भी मिलता है। उत्तर भारतीय संगीत में जो है वो क्रिया का भेद सिर्फ दो प्रकार से ही मानते हैं, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। यानी कि दोनों हाथ के परस्पर आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सशब्द क्रिया कहते हैं, और जो हम हाथ को बाहर की तरफ दिखाते हैं उसे निशब्द क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हमने आपको ताल के 10 प्राण के 3 ऐसे मुख्य बातें बताई हैं, काल, मार्ग और क्रिया। इन तीनों का प्रयोग है संगीत में। इसके बिना हम संगीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल समय दिखाता है, यानी लय को दिखाता है। क्रिया जो हम करते हैं, बजाते हैं, जैसे धा दिन धिन धा दिन धा धा दिन तिन ता ता दिन दिन धा धा। ये एक प्रकार की क्रिया है। तो ये जो है आपको मैंने क्रिया के बारे में बताया। अब आता है अंग। अंग का तात्पर्य विभाग या खंड से है। मैं अभी बता रहा था आपको कि जब हम ताल को पहचानते हैं तो उसमें विभाग का होना अति आवश्यक होता है, तभी हम ताल की पहचान कर पाते हैं कि ये कौन सा ताल है, ये कितने मात्राओं का समूह है। तो अंग का तात्पर्य विभाग या खंड से है, जिसकी रचना मात्राओं के द्वारा होती है। ताल की रचनाएं विभिन्न खंडों से बनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताल की रचना विभिन्न खंडों से बनाई हुई जाती है, उसी से बनती है, उसी से उसकी पहचान होती है। और ये खंड जो है मात्राओं के द्वारा बनाया जाता है, यानी एक विभाग में 4 मात्रा है और अगर हर विभाग में 4-4 मात्रा है तो इससे पहचान होती है कि ये 3 ताल है, 16 मात्राओं का ताल है। क्योंकि अगर 4-4-4-4 को हम काउंट करेंगे तो 16 हो जाता है, यानी 4 × 4। तो खंड को जो हम बनाते हैं वो मात्राओं के द्वारा बनाते हैं, इसको अंग कहते हैं। ये ताल का अंग कहलाता है, जिसको आज हम विभाग या खंड के द्वारा जानते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हम विभाग के डिफिनेशंस बताते हैं उसको असल में क्या कहते हैं, एक्चुअल क्या है, वो है अंग। उत्तर भारतीय तालों में जिसे विभाग कहते हैं उसे ही दक्षिण ताल पद्धति में अंग कहते हैं। देखिए ये फर्क आ जाता है। जो उत्तर भारतीय संगीत है हमारा, उसमें हम विभाग कहते हैं, लेकिन इसी विभाग को अगर हम दक्षिण भारतीय संगीत में इसकी जानकारी लें तो इसे अंग कहते हैं। और एक्चुअल में ये शुरू से अंग के द्वारा ही जाना जाता था, और जब उत्तर भारतीय संगीत की परिकल्पना हुई तो ये विभागों में बट गया। तो विभाग को ही अंग कहते हैं और ये मात्राओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। आधुनिक तालों के विभाग या
अंग प्रायः 2, 3 या 5 मात्राओं के होते हैं, जबकि प्राचीन ताल के विभाग में एक एक मात्रा के भी हैं। कई ताल ऐसे हैं जिसके विभाग एक एक मात्रा के हैं, जैसे रुद्र ताल है। ये सब अप्रचलित तालों में आ जाता है क्योंकि अब बहुत कम लोग बजाते हैं इसको। 11 मात्रे की ताल है और ये जो है एक एक मात्राओं के विभाग में है, ऐसे 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से एक एक मात्राओं का विभाग है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था। प्राचीन मार्ग व देसी तालों में 8 अंगों का प्रयोग मिलता है, जिन्हें चिन्ह के द्वारा संकेत सहित पहचाना जा सकता है। सांगीतिक पुस्तक पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, उसके चिन्ह आपको मिलेंगे। ये आपको ताल प्रकाश में मिल जाएंगे, तबला प्रकाश में मिल जाएंगे, जिसमें ताल के 10 प्राण आएंगे, उसमें ये चिन्ह भी आएंगे अंग के। तो वो मैं अंग अभी आपको चिन्ह के द्वारा नहीं बता सकता हूँ। या अगर संकेत माने तो जैसे अनुद्रुत को अर्धचंद्र बना करके पहचान करते हैं। अनुद्रुत, द्रुत को पूर्ण चंद्र बनाते हैं गोल, द्रुत विराम को पूर्ण चंद्र और उसके ऊपर अर्धचंद्र बनाते हैं, तो वो द्रुत विराम कहलाता है। लघु जो है वो खड़ी पाई के द्वारा बनाते हैं, जैसे एक ऐसे लंबी लाइन अगर खींचते हैं, जिसको हम पूर्ण विराम भी कहते हैं, तो उसको हम लघु कहते हैं। और लघु विराम उसी खड़ी लाइन के ऊपर अर्धचंद्र अगर बनाते हैं, खड़ी लाइन के ऊपर अर्धचंद्र, तो वो लघु विराम कहलाता है। इसी प्रकार गुरु सर्प की आकृति बनाते हैं, या एस अगर ऐसे आप लिखेंगे तो वो चिन्ह जो है गुरु की कहलाएगी। और इसमें मात्राएं भी होती हैं, जैसे अनुद्रुत अर्धचंद्र के द्वारा पहचानते हैं और 1 मात्रा की होती है। द्रुत जो पूर्ण चंद्र है वो 2 मात्रा की होती है। द्रुत विराम जो पूर्ण चंद्र के ऊपर अर्धचंद्र बनाते हैं वो 3 मात्रा की होती है। लघु खड़ी पाई जो है, जिसको हम सीधी लाइन में लिख के बताते हैं, वो 4 मात्रा की होती है। लघु विराम जो खड़ी लाइन पे अर्धचंद्र बनाते हैं वो 5 मात्रा की होती है। गुरु जिसको हमने कहा सर्प के आकार बनाना या एस बनाना, वो 8 मात्रा की होती है। और पुलुत जो सर्प के ऊपर अर्धचंद्र बनाते हैं, सर्प के ऊपर अर्धचंद्र बनाते हैं पुलुत, तो वो 12 मात्राओं की होती है। इसी प्रकार काकपद जो है वो हंस का पद चिन्ह बनाते हैं, तो 16 मात्राओं की होती है। तो ये अंग के इतने सारे भेद हैं जो विभागों को पहचानने में और मात्राओं द्वारा इसको खंड करने में सहूलियत पैदा करती है। तो ये ताल के 10 प्राण के चौथी विशेष बात थी। मैंने पहले आपको काल, मार्ग, क्रिया और चौथा अंग बताया है। इन सब का समावेश ही जो है वो ताल को बजाने में सहयोग देता है, और इससे हम किसी भी ताल को बहुत ही कुशलता पूर्वक बजा पाते हैं। क्योंकि जब हमें खंड की जानकारी होगी, लय की जानकारी होगी और हमें ताल की जानकारी होगी, तो हमारा जो क्रियात्मक प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ताल के 10 प्राण। तो इस जानकारी का होना बहुत अति आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं और 5वां, अब ये जो अंग मैंने बताए उसमें अधिकतर ग्रंथों में 6 अंग ही माने गए हैं, जिनमें उपरोक्त में से द्रुत विराम और लघु विराम को हटा दिया गया है। अब 5वां है ग्रह। ये ग्रह क्या है?
ग्रह का अर्थ है आरंभ, जहां से हम शुरू करते हैं। संगीत में जिस स्थान से ताल ग्रहण किया जाता है वही स्थान ग्रह कहलाता है, जहां से हम शुरू करते हैं। जैसे अगर गाना शुरू हुआ और वहीं से तबला शुरू हुआ तो वो ग्रह कहलाया। अब इसमें क्या है, ताल की पहली मात्रा पर उसका सम होता है। ग्रह मुख्यतः दो प्रकार के हैं, समग्रह और विषमग्रह। समग्रह जो है वो गीत और ताल का प्रारंभ एक साथ हो तो उसे समग्रह कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ से शुरू करते हैं, अगर गाना जहाँ से शुरू हुआ और वहीं से तबला भी शुरू हुआ तो वो समग्रह कहलाता है, यानी सम से शुरू होने को। कोई भी बंदिश अगर कोई गा रहे हैं और सम से शुरू हो रहा है पहली मात्रा से, जैसा हमने पहले बताया है कि सम किसी भी ताल की पहली मात्रा को कहते हैं, इसी को ग्रह कहते हैं। ताल के आरंभ को, जिसको हम सम मानते हैं, इसको समग्रह कहते हैं। संगीत में ताल की पहली मात्रा पर सम होता है। संगीत प्रस्तुत करते समय सभी संगीतज्ञ बार बार ताल के सम पर आकर मिलते हैं। यानी कोई भी अगर कोई तान ले रहा है और वो तान खत्म करता है तो सम से अपनी शुरुआत फिर से करता है, तो समग्रह इसको कहते हैं। या सम पर आना या सम दिखाना कहते हैं, कि कोई तिहाई मार करके सम पे आए तो सम दिखाना हुआ, तो ये समग्रह कहलाता है। विषमग्रह यदि गीत और ताल का प्रारंभ एक साथ ना होकर आगे पीछे होता है तो उसे विषमग्रह कहते हैं। यानी कई बार बंदिशें जो है वो खाली से उठती हैं, कई बार बंदिशें जो है वो पहली मात्रा से बहुत कम बंदिशें उठती हैं। कोई बंदिश 7 मात्रा से उठ जाती है, कोई बंदिश 13 मात्रा से उठती है, कोई 12 मात्रा से उठ जाती है, कोई 9 मात्रा से उठती है, तो उसे हम विषमग्रह कहते हैं। जैसे अगर हम आपको प्रमाणित करें कि विषमग्रह किसको कहते हैं, तो हम अगर ताल शुरू कर रहे हैं, धा धिन दिन धा धा दिन दिन धा, अरे पिया बिना, अरे अरे लिपि, तो ये बंदिश जो है वो खाली से उठ रही है, यानी कि 9 मात्रे से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की जगह मैं फिर बोलूंगा और वहां से आपको बंदिश गा के बताऊंगा। 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे लिपिया बिना सखी, अरे लिपिया बिना सखी कल न पड़त मुँह से, घड़ी पल छिन दिन, हरे लिपिया। अब इसका सम कहाँ है, पिया पे है, हरे आली, एक पिया ये है। अगर मैं गिनती में आपको स्वर बोल के सुनाऊं तो शायद आपको समझ आएगा। 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पिया बिना सखी, अरे लिपिया बिना सखी कल न पड़त मुँह से, घड़ी पल छिन दिन, हरे लिपि। तो ये जो है विषमग्रह कहलाता है, कि जो एक साथ ना उठें और
पहली मात्रा से ना उठें, अलग अलग उठें, तो ऐसे बंदिश को हम विषम गिरह कहते हैं। गीत और ताल का प्रारंभ एक साथ ना होकर आगे पीछे हो तो उसे विषम गिरह कहते हैं। विषम गिरह के भी दो भेद होते हैं, अतीत गिरह और अनागत गिरह। यानी कि जब संगीत में सम का ध्यान रखते हुए ताल के कौशल पूर्ण प्रदर्शन हेतु कभी कभी सम के पश्चात यानी सम के बाद और पूर्व सम दिखाते हैं तो उसे क्रमशः अतीत गिरह कहा जाता है। अतीत यानी गुजरा हुआ, यानी सम गुजर गया और उसके बाद हम सम पे आए तो वो अतीत गिरह कहलाता है। और अनागत गिरह, अतीत गिरह तथा अनागत गिरह कहते हैं। अनागत जो है वो सम से पहले आने के क्रम को अनागत गिरह कहते हैं। तो ग्रह के दो प्रकार हो गए, अतीत गिरह और अनागत गिरह। पहले तो दो अलग इसके स्वरूप हैं ही कि सम गिरह और विषम गिरह, ये अलग है। अब इसके भी जो प्रकार हैं वो हैं अतीत गिरह और अनागत गिरह। तो यानी कि जब हम कोई भी बंदिश सम से उठें तो वो सम गिरह कहलाता है, और अगर हम सम के बाद उठें तो वो, या एक साथ ना उठें, जैसे गायक पहले अपनी बंदिश शुरू कर दे और बाद में उसको अगर तबले वाले ज्वाइन करते हैं, तबला वादक, तो वो विषम गिरह कहलाता है। और जब हम सम के पहले आ जाते हैं तो वो अनागत कहलाता है, और अगर सम के बाद आते हैं तो वो अतीत गिरह कहलाता है, यानी गुजरा हुआ, जब गुजर गया सम उसके बाद हम सम दिखाए। तो ये एक प्रकार की कला है और इसके लिए बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत होती है। दिमाग में, अपने माइंड में मात्राओं का इस प्रकार से समूह को याद रखना कि चक्र चल रहा है और हम उस चक्र के हिसाब से सम के बाद या सम के पहले आकर के ऐसी कई बंदिशें टुकड़े में, तिहाई में, परन में अगर आते हैं तो वो एक विशेषता कहलाती है वादक की। तो ये जो है आपको ताल के 10 प्राण में हमने 5वां अध्याय ग्रह बताया और इसके सारे डिफिनेशंस बताए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए कि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। हम सिर्फ क्या करते हैं आजकल, बंदिशें सीख लिए, कायदे सीख लिए, टुकड़े सीख लिए, वो बजा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से उठ रहा है, कहाँ गिर रहा है, कौन सी बंदिश कितने मात्रे की है, या हम कोई कायदा बजा रहे हैं तो उसको जब हम उसका निर्माण करते हैं तो वो कितने कितने मात्राओं का होता है, ये जानकारी आपको इन सारी चीज़ों के जानने के पश्चात होता है कि हाँ, हम अगर 16 मात्रा बजा रहे हैं तो 4-4 मात्राओं की अगर बंदिश जा रही है, जैसे धा धा ते टे, तो ये 4 मात्रा हो गया। धा एक मात्रा, धा दूसरी मात्रा, ते तीसरी मात्रा और टे चौथी मात्रा। तो अगर हम कायदा बनाते हैं, खंडों के द्वारा बनाते हैं, उसमें खंड दिखता है, जैसे धा धा ते टे, धा धा तू ना, तो 8 मात्रा कंप्लीट हो गए। धा धा ते टे 4 मात्रा एंड धा धा तू ना 4 मात्रा, यानी कि धा एक, दूसरी धा 2, तीसरी मात्रा पे ते, चौथी मात्रा पे टे, यानी धा धा ते टे। अब 5वीं मात्रा पे फिर धा, फिर 6ठी मात्रा पे धा, और 7वीं मात्रा पे तू, और 8वीं मात्रा पे ना, यानी धा धा तू ना। तो ये 4-4 मात्राओं के खंड को हम प्रदर्शित करते हैं, 4-4 मात्राओं को खंडित कर करके और कायदे को इसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार अब खाली का आता है, फिर 4 मात्रा में आएगा वो ता ता ते टे, ता ता ते टे, फिर 4 मात्रा का खंड आ रहा है खाली से
यानी कि 9वीं मात्रा हो गया ता, फिर 10वीं मात्रा ता, फिर 11वीं मात्रा पे ते और 12वीं मात्रा पे टे, यानी कि ता ता ते टे। और अगेन चौथी 4 मात्रा और जुड़ेगा फिर, जिसको हम भरी कहते हैं खाली के बाद, यानी कि धा 13वीं मात्रा, 14वीं मात्रा पे फिर धा, और फिर 15वीं मात्रा पे तू, और 16वीं मात्रा पे ना, यानी धा धा तू ना। तो ऐसे 16 मात्रा कंप्लीट होते हैं, और जो हम बंदिश बनाते हैं वो विभागों के अनुसार बनाते हैं। तो इसके पलटे भी जो है वो विभागों के अनुसार बनने चाहिए, तब आप शास्त्रीयता को कायम रखते हैं। किसी भी मात्रा से उठ करके कहीं से भी बंदिश बना लेना ये शास्त्रीयता को भंग करता है। तो मैंने आज ताल के 10 प्राण में 5 चीज़ें बताई हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बजा के दिखाया था 3 ताल के बारे में, कि कैसे जो है हम खंड को अलग अलग तालों को पहचानने के लिए कैसे खंड बनता है ना, जिसको हमने अंग के बारे में बताया था। ये दक्षिण पद्धति में अंग कहते हैं, और हमारे उत्तर भारतीय संगीत में इसको विभाग या खंड कहते हैं। तो जैसे 3 ताल के बारे में मैंने बताया कि ये 4-4 मात्राओं के विभागों द्वारा बांटा गया है, और इसमें 4 विभाग हैं 3 ताल में। एक विभाग में 4 मात्राओं के द्वारा ही विभाग का निर्माण होता है। ये मैंने आपको अंग में बताया है। 10 के ताल के 10 प्राण में अंग का जो महत्व है वो यही है कि विभाग का जो निर्माण होता है वो मात्राओं द्वारा होता है। जैसे अगर हम 3 ताल के बारे में बताएं तो इसके विभाग कैसे बढ़ते हैं कि पहली मात्रा पे जैसा मैंने बताया कि सम होता है, अभी ग्रह के बारे में मैं बता रहा था, तो सम जो है वो पहली मात्रा होता है। किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, और वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैं ताली दे के 3 ताल के बारे में बता रहा हूँ कि अगर पहली मात्रा पे पहले मैं काउंटिंग से बताता हूँ कि 1 2 3 4, तो जब यहाँ 4 तक आ गए तो ये एक विभाग हुआ। अब जब इसमें कोई ताली या खाली आएगी तो वो विभाग दूसरा हो जाएगा। तो 5वीं मात्रा पे ताली आता है 5 6 7 8, तो ये दूसरी विभाग हुई, यानी 4-4 विभागों में बंट रहा है ये। पहले विभाग में 4 मात्रा थी, पहली मात्रा पे ताली, फिर दूसरा काउंट करते हैं 2 3 4, दूसरे विभाग में ताली 5वीं मात्रा पे 5, फिर 6 7 8 गिनते हैं, और 9वीं मात्रा पे तीसरा विभाग शुरू होता है 9। ऐसे खाली हम दिखाते हैं जैसा अभी आपको हम बता रहे थे, ये खाली हुआ 9, फिर काउंट करते हैं 10 11 12, और चौथी विभाग होती है जिस पे 13वीं मात्रा पे ताली तीसरी पड़ती है, 13 14 15 16 एंड 1, यानी पहली मात्रा पे फिर सम आ गया। तो इसको विभागों द्वारा पहचानते हैं। ये 16 मात्रे के एक समूह से बना हुआ ताल है जिसको 4-4 विभागों में बांटा गया है, और इसमें 3 ताली है और 1 खाली है। अब मैं आपको बजा के सुनाता हूँ 3 ताल कैसे बजता है और इसके बोल क्या होते हैं। जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब मैं तबला बजाऊंगा हाथ से और मात्रा गिन के बताऊंगा आपको। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इस प्रकार हम
16 मात्रा काउंट करते हैं और उसके बोल बजाते हैं। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब अगर हम इस 3 ताल को अलंकृत करके बजाएं, अलंकृत करना मतलब सजाना, जैसे हम कहते हैं ना कि अलंकार करते हैं, इसी प्रकार अगर 3 ताल को अलंकृत करके बजाएं तो ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बजेगा। जैसे मैं अभी धा धिन धिन ऐसे नहीं बजेगा। धा तिटे दिन तिटे दिन कृदिन दिन दागे तेरे किट दा दागे ना दिन ता दिन कृदिन दिन दागे तेरे किट दा दागे तिन ता तिन कृदिन दिन ताके तेरे किट ताके तेरे किट दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना धा। तो ये इसको हम कहते हैं अलंकृत करके बजाना। तो उसमें सीधा ताल नहीं बजता है। धा तेटे धा धागे दिन ता तिन तिट तिन तिना के ना तग तेरे किट ताके तेरे किट दिन दिन ना धा तिन ना दिन दिन ना धा तिन ना धा। इस प्रकार सम पे आते हैं तिहाई मार के। तो ये अलंकृत करके बजाना कहते हैं इसको। धा तेटे धा धागे दिन ता तिन तिट तिन तिना के ना तग तेरे किट ताके तेरे किट धागे दे तिट कद कदी के दान दान दा ते धा दिन ता दिन तिट दिन दिना के ना तग तेरे किट धा धागे ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना धा धागे दिन ता दिन तिट तिन तिना के ना तग तेरे किट ताके तेरे किट धागे दे तिट कद कदी के धा ता धा ता धा। तो इस प्रकार हम इसको अलंकृत करके बजाते हैं। तो इसमें कई बोलों का समूह होता है। जैसे हम कलर करते हैं तो ये अलंकृत करके 3 ताल बजाना इस प्रकार से होता है। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ मैं मुस्तफ़ा हुसैन। बाय, नमस्कार।